सरला सुबह सुबह चाय पी रही होती है कि तभी वो चाय पीते ही अपनी बहू को ताना देते हुए कहती है। बहू, आहा, क्या चाय बनाई है तूने। ऐसी चाय तो मैंने जिंदगी में नहीं पी। इससे पी के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं शहद पी रही हूँ। अरे माँ जी, ये जो चाय है ना, वो नेहा और पूजा मिलकर बना रही थी। लगता है बारी बारी दोनों ने ही चाय में चीनी डाल दी है। क्या बात है, चीनी, दूध, चाय पत्ती, ये सब पैसों से आते हैं और अब तक तुम लोग घर के सामान की इज्जत करना नहीं सीख पाई हो। माँ जी, मुझे तो अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और मैं इस बात को अच्छे से ध्यान भी रखती हूँ। हाँ, तुझे तो मैंने बोल बोल कर आदत लगवाई है, लेकिन इन दोनों के ऊपर तो मेरे ताने गाने की तरह असर कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अभी तो ये चाय मैं पी लूंगी, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि मुझे डायबिटीज मेरी बहू की चाय से हुआ है, तो उस दिन तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। कल भी मैंने नेहा को रोटी और बचे हुए चावल फेंकते हुए देखा था। बड़ी बहू, तू चिंता मत कर, बस मेरे दिमाग का पारा गर्म होने दे, उसके बाद मैं इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सरिता की आदत थी कि वो हिसाब के महीने से राशन लाकर रख दिया करती और हिसाब से चलने के लिए कहती। लेकिन जब से सरला की दूसरी और तीसरी बहू आई थी, तब से महीने से पहले ही कुछ राशन खत्म हो जाया करता, जिससे सरला का हिसाब किताब बिगड़ गया था। एक रोज सुबह सरला खाना खा रही होती है, तभी वो चिल्लाते हुए कहती है। अरे बहू, सब्जी में नमक क्यों नहीं है? ये क्या सब्जी बनाई है? कल सब्जी में इतनी मिर्च थी कि मुझे लूज मोशन हो गए और अब तो सब्जी में नमक ही नहीं है। माँ जी, कल ही तो आपने कहा था कि अगर महीने से पहले कुछ भी खत्म हुआ तो मैं लाकर नहीं दूंगी। मैंने और पूजा ने भी नमक खत्म होने पर आपसे या दीदी से नहीं कहा। अरे, तो तुम दोनों में इतनी समझ नहीं है कि बिना नमक की सब्जी कैसी लगेगी? हम तो बस माँ जी की बात मान रहे थे और कुछ नहीं। अब इसमें मेरी या दीदी की क्या गलती? आप ही बताइए बड़ी दीदी। अरे, तुम दोनों में इतनी समझ नहीं है क्या कि बिना नमक की सब्जी कैसे लगेगी खाने में? माँ जी, लेकिन हम कमाने कहाँ जाएं और हमें काम भी कौन ही देगा? मैं तो बाहर की दुनिया में जाना भी नहीं चाहती। बस बहुत हुआ, तुम लोग यहाँ के सामान की इज्जत नहीं कर रहे हो और मैं वहाँ पैसे लगाए जा रही हूँ। अब मैं तुम तीनों को एक पैसा नहीं दूंगी जब तक कि तुम तीनों मुझे पैसे कमा कर नहीं देते। नहीं नहीं माँ जी, हम कमाने कहाँ और क्यों जाएंगे? ये तो सरासर गलत है। माँ जी, लेकिन आप इन दोनों की गलती मुझ पर क्यों डाल रही हो? मैं क्यों फंसू इनके साथ? क्योंकि आप भी हमारे साथ पिसेंगी, जैसे जौ के साथ खून पिसता है। मैं तुम तीनों में से किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ और तुम तीनों कान खोल कर सुन लो, मुझे इस महीने के आखिरी तक तुम्हारी मेहनत की कमाई चाहिए। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब किरण अपनी दोनों देवरानियों को घूरते हुए कहती है। पड़ गया ना तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। कितनी बार कहा था कि माँ जी का गुस्सा सही नहीं है, मेरी और उनकी बातों पर गौर कर लो, लेकिन नहीं। अब तुम दोनों ही मुझे बताओ, हम कहाँ से माँ जी को महीने के अंत में पैसे ला कर देंगे? हमारी शक्ल पर ही चोट लिखा है। हम तीनों का चेहरा है ही ऐसा कि देखने वाला काम देने से पहले ये कहे चलो आगे, सुबह सुबह भीख मांगने चले आए। एकदम सही कह रही है तू पूजा। हमारी काली शक्लें पर तो लोग चोर, भिखारी के टैग लगा देंगे, तो काम कौन ही देगा? देखो, कोई तो हमें काम देने से रहा और मैं तो कहती हूँ हमें अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सोचो, क्योंकि काम तुम दोनों को करना है, मैं तो वहाँ की बस मालकिन बनूंगी, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गोलगप्पे की दुकान लगा ले या फिर चाट पकोड़े की। नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, वड़ा पाव, वो बेचते हैं। मैं तो कहती हूँ हम अपनी पड़ोसन विमला काकी की बहू को किडनैप कर लेते हैं, उनसे भी हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उन्हें तो उनकी बहू की किडनैप होने का पता भी नहीं लगेगा और ये कह दे कि गंगा जी नहाने गई, उसी में बह गई। फिर तो हमसे कुछ भी नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसमें भी मैं मालकिन ही रहूंगी। हम फ्रेंच फ्राइज का ढाबा लगा सकते हैं। 2 लोगों के खाने पर एक को फ्री खिलाने का स्कीम दे सकते हैं। क्या कहते हो? क्या बात है बड़ी दीदी, क्या आइडिया दिया है आपने, मजा ही आ गया सुनकर। तो तय रहा, हम तीनों मिलकर फ्रेंच फ्राइज का ढाबा खोलते हैं। अब जिसके पास जितना पैसा होता है वो फ्रेंच फ्राइज ढाबे में पैसा लगा देती है और सरला की तीनों बहुएं खोल लेती है फ्रेंच फ्राइज का ढाबा। दीदी, आपको क्या लगता है आज पहले दिन में कितने ग्राहक आएंगे? अरे तू देखती जा, फ्री की चीजें जहाँ लिखी होंगी वहाँ लोग टूट पड़ते हैं। ग्राहकों के आने का समय हो गया है, थोड़ा काम पर ध्यान दो। अब कुछ ही देर बाद ही 1-2 ग्राहक किरण, नेहा और पूजा के फ्रेंच फ्राइज ढाबे पर आते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद विमला उस रास्ते से गुजरती है। वो सरला की तीनों बहुओं को ढाबे पर लोगों को फ्रेंच फ्राइज खिलाते हुए देखती है। ये सरला की गुलाब जामुन यहाँ क्या कर रही है?
वो भी तीनों एक साथ। कहीं सरला ने इन्हें घर से तो नहीं निकाल दिया, जो ये मजबूरी में फ्रेंच फ्राइज का ढाबा लगाकर बैठी हुई है। अभी सरला से पूछ कर आती हूँ, वरना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इतना बोलने के बाद विमला सीधे सरला के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सरला हॉल में टीवी देखते हुए खाना खा रही है। अरे सरला, तेरी तीनों बहुएं कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अपने अपने काम में लगी होंगी, तुझे उनसे क्या काम है? देख सरला, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे झूठ बोलेगी, और अगर तूने मुझसे झूठ बोल भी दिया है तो मैं सच बोलकर तुझे और शर्मिंदा कर देती हूँ। अभी अभी मैंने तेरी गुलाब जामुन जैसी तीनों बहुओं को ढाबे पर देखा है। तेरी तीनों बहुएं फ्रेंच फ्राइज का ढाबा खोलकर बैठी हुई है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अरे विमला, जब तू इस बारे में जानती थी तो मुझसे क्यों पूछने आई है? तू भी ना बिना बात का मुद्दा बनाती रहती है बस। आधी रात को भाग जाए तो मुझे बुला लियो, मैं रात के 12 बजे तक जगती रहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे बुला लूंगी, लेकिन आज तो बहुओं के ढाबे का पहला दिन ही है। क्या कमाल कर पाती हैं मेरी बहुएं। पहले दिनों में धंधा मंदा रहता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तीनों बहुओं के फ्रेंच फ्राइज ढाबे की अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी, लेकिन एक रोज सारे ग्राहकों के सामने पूजा और नेहा फ्राई पैन लिए लड़ने लग जाते हैं। जैसा तेरा मुंह है वैसे ही तूने इन फ्रेंच फ्राइज को भी बना दिया। अरे तुझसे काम ढंग से होता भी है या नहीं? तो मैंने भी तो आपको कहा था कि आंच धीमी कर दो, लेकिन नहीं, आपको भी फ्रेंच फ्राइज के साथ सेल्फी लेनी थी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और मैं तुझे जो कहती हूँ तू वो करती क्यों नहीं है? तो आप बड़ी हो तो क्या कुछ भी करने कहोगी? आपका भी काम है, जितना मैं करूँगी उतना आप भी करोगी। अभी ग्राहक खड़े हैं, उन्हें फ्रेंच फ्राइज देकर आ, मुझसे बहस ना कर। अरे अरे, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? 4 लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? बड़ी दीदी, सारी गलती इनकी है। इन्हें मैंने कहा था फ्रेंच फ्राइज कढ़ाई में है, आंच धीमी कर दो, लेकिन ये नहीं मानी और वो जल भी गया। देखो, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और काम पर ध्यान दो। ग्राहक तुम दोनों को ही देख रहे हैं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने इतनी मेहनत से फ्रेंच फ्राई के लिए आलू काटे थे, अब मुझसे नहीं होगा। अब फिर से दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ ग्राहक तो दोनों का झगड़ा देख रहे होते हैं और कुछ ग्राहक जो फ्रेंच फ्राइज का इंतजार कर रहे थे वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है। अब देर शाम घर आते ही किरण अपने हिस्से का पैसा रखकर दोनों के पैसे बांट देती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, ये रही मेरी कमाई। कल से मैं ढाबे पर नहीं जाने वाली हूँ। और मैं भी नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए। और ये रहे मेरे हिस्से के पैसे। और मुझे ये भी एहसास है कि आप जो कह रही थी वो गलत नहीं था। हमें हिसाब किताब से ही चलना चाहिए। इस तरह सरला अपनी बहुओं की अकल को ठिकाने लगाती है और अगले दिन से खुद ही फ्रेंच फ्राइज ढाबे को संभालने लगती है। सुबह के 7 बजे मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल कॉल करती है। मोहन गहरी नींद में होने के कारण बिना कॉल देखे उठाकर बोलता है, हेलो, कौन? तेरी माँ। क्या यार मम्मी, सुबह सुबह चैन नहीं है? पापा पर आपका जोर नहीं चलता तो मेरी नींद खराब करने आ जाती हो। जाओ अभी, अब सोने दो। अगर 2 मिनट के अंदर तो नहीं उठाना तो तेरे माँ बाप की तो पहली और आखिरी गलती साबित होगा। ये है कौन सुबह सुबह? मोहन फोन में नाम देखता है तो अचानक से उठते हुए बोलता है, बेबी बेबी, सॉरी, मुझे लगा मम्मी का कॉल है। कमीने कहीं के, 7 बजे मुझे पार्क में बुलाकर खुद घोड़े बेच के सो रहा है। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा एक्स था, कम से कम मुझे वेट तो नहीं करवाता था। सॉरी बेबी, वो अलार्म नहीं बजा। और यार तुम ये अपने एक्स की बात मत किया करो, फुकती है मेरी। अभी तो नहीं फूकी, लेकिन अब ज्यादा फूकेगी। अरे अगर 10 मिनट के अंदर तुम मुझे पार्क में नहीं मिले ना तो बेटा हैंड टू हैंड है ना ब्रेकअप कर लूंगी और हाँ, अपने एक्स के पास चली जाऊंगी। बस बेबी, 5 मिनट में आ गया। मोहन एक अखंड सिंगल लड़का था जिसकी काफी मुद्दतों के बाद एक सुंदर और सुशील गर्लफ्रेंड, सॉरी सुशील ज्यादा हो गया, बस सुंदर गर्लफ्रेंड बनी थी जो उसको अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर कुत्ता बनाकर रखती थी। लेकिन अपना मोहन तो एक नंबर का फट्टू इंसान था। गर्लफ्रेंड को खो ना देने के चक्कर में वो उसकी वाहियात बातों को भी बड़े प्यार से माना करता, जैसे कि 5 मिनट में पार्क पहुंचने वाली। करीब 5 मिनट बाद मोहन कुत्ते की तरह हाँफता हुआ क्रिस्टल के पास जाकर बोलता है, आ गया बेबी, सॉरी तुमको वेट करना पड़ा। बेटा आज तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मेरी तरफ से ब्रेकअप कंफर्म। नहीं बेबी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ हुआ तो ठीक है, फिर मेरा एक्स तो तैयार है। अरे
उसके पास चली जाऊंगी। वो तो बस तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये साले एक्स बने ही हमारे हिस्से के सुख भोगने के लिए हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अपने एक्स से अब भी बात करती हो क्या? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाउ मीन! अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? अरे तुम्हारे जैसी गंदी शक्ल वाले को कोई अपना कुत्ता ना बनाए, मैंने तो फिर भी अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। हाँ बेबी, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम पर शक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम आजकल थोड़ा ज्यादा ही अपने एक्स की बात करने लगी हो। हाँ वो तो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले उसका कॉल आया था मेरे पास, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बेबी मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस साले की तो क्या कहा? वो बेबी तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है। चलो अब जॉगिंग करते हैं। मोहन और क्रिस्टल साथ में जॉगिंग करते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, तभी क्रिस्टल का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल उठाता है, क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी ये सुमित घर आ गया है और उसने अपने हाथ की नस काट ली। कौन सुमित? अरे मेरा एक्स, और कौन? ये कह रहा था कि अगर मैं इसकी नहीं हुई तो ये मर जाएगा, और इतना कहते ही इसने अपने हाथ की नस काट ली। अब ये मेरी गोदी में पड़ा है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम उसको गोद से नीचे उतारो। इस भरोसे वाले की तो मैं जान ले लूंगा। मोहन कच्छे और बनियान में ही नंगे पैर क्रिस्टल के घर जा पहुंचता है और वहां जाकर बेहोश हुए सुमित के हाथ पर पट्टी करके उसे सोफे पर पटकता हुआ बोलता है, साला नौटंकीबाज, नस भी ढंग से नहीं काटी। साले मर्द की औलाद था तो सच में काट लेता ना। कम से कम मरने के बाद एक्स के पास चली जाऊंगी की धमकी तो नहीं मिलती। बेबी ये बच तो जाएगा ना? अरे हाँ, ये कुत्ते का पिल्ला इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेचारे ने मेरे प्यार में आकर अपनी नस काट ली, अभी भी कितना चाहता है मुझे। कुछ चाहता वाहता नहीं है, ये सब ड्रामे हैं इसके। ये तुमको खुश नहीं देख पा रहा मेरे साथ, तभी दुखी करने वापस आया है। मोहन के इतना बोलने पर क्रिस्टल कुछ कहती इससे पहले ही सुमित को होश आ जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सुमित की ये बात सुनकर क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी लगता है इसकी याददाश्त चली गई। नस काटने से किसी की याददाश्त कैसे जा सकती है? क्रिस्टल तुम यहाँ गई नहीं अभी तक घर? अरे मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़कर तो आया था, फिर तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस बदल भी ली, और ये बंदा कौन है? बेबी इसकी याददाश्त तो गई है लेकिन पूरी नहीं गई। इसे अभी भी हमारा रिलेशनशिप याद है, और वो भी न्यू ईयर तक। इसीलिए इसकी याददाश्त वापस ना आने तक हमें झूठा नाटक करना होगा। क्यों? अरे पर क्यों? सच बता के साइड करो ना। बता दो इसको कि तुम्हारा इससे ब्रेकअप हुए 6 महीने हो चुके हैं। अरे नहीं बेबी, कहीं इसे ज्यादा बड़ा सदमा लग गया और ये यही मर गया तो हम दोनों क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसकी हालत थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, तब तक हम ड्रामा करेंगे। क्रिस्टल को एक अनजान लड़के के साथ खुसर पुसर करता देखकर सुमित बोलता है, बेबी ये गंदी सी शक्ल का बंदा कौन है? तुम्हारा कोई न्यू ड्राइवर है? वो ये मेरा नया नौकर है, आज ही रखा है मैंने इसे काम पर। मोहनलाल जाओ साहब के लिए कुछ खाने को लाओ। हाँ वैसे भी तेरा नौकर हूँ, आज नाम भी दे दिया तूने। जी मालकिन, इस कुत्ते के लिए हड्डी लाता हूँ। क्या बोला बे? मेरा मतलब साहब दूध लाता हूँ। मोहन रसोई की तरफ बढ़ता ही है, इतने में ही सुमित क्रिस्टल से बोलता है, बेबी मेरे गाल पर दर्द हो रहा है, तुम हर बार की तरह किसी करके ठीक कर दो ना। ये सुनते ही मोहन रसोई से भाग कर आता है और सुमित को एक जोरदार थप्पड़ मारता हुआ बोलता है, साहब अब कैसा है दर्द? हमारे गांव में जब भी किसी के गाल पर दर्द होता था हमको ही बुलाते थे। एक झापड़ में सालों पुराना गाल का, सर का और दिल का सब दर्द दूर कर देते थे। अब भी दर्द हो रहा है तो और लगाऊं? नहीं नहीं इतना ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब। बेटा अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोची भी तो तेरे गाल लाल कर दूंगा। सुमित याददाश्त जाने के बाद क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश करता, कभी उसके साथ मूवी देखना, कभी उसके साथ घूमने जाना। वो कोई ना कोई बहाना करके क्रिस्टल के पास रहने लगता है, लेकिन मोहन भी उसे पूरी तरह अपने इरादे में कामयाब नहीं होने देता था। एक दिन सुमित घर में अकेला था और क्रिस्टल किसी काम से बाहर गई थी। मोहन सो रहा था, तभी सुमित क्रिस्टल के कमरे में जाकर
उसकी एक ड्रेस को गले लगाकर बोलता है। मेरी जान, मेरी क्रिस्टल, तुमसे ब्रेकअप करके मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ था। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुमको उस छुछुंदर मोहन से छीन कर रहूंगा। अब तक मैं एक्स था, पर अब उसको ना बना दिया तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। इस झूठी याददाश्त का बहाना करके तुम मेरे पास तो आ ही गई हो, जल्द ही साथ भी होगी। मोहन सुमित की ये बात सुन लेता है, जिसके बाद उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि सुमित अब तक नाटक कर रहा था और वो इसकी वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टल घर आती है तो मोहन के वीडियो दिखाने से पहले ही क्रिस्टल उससे बोलती है। मोहन, मुझे लगता है कि हमें सुमित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे और उसके साथ धोखा नहीं करना चाहती। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और एक पुराने रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ये सब तुम कह रही हो, जो अब तक हमेशा अपने एक्स के पास लौटने की धमकी देती थी? वो बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे एक्स की तरह मेरी बेकदरी करो। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। बदले में मैंने तुम्हें ऐसा ट्रीट किया ताकि तुम मुझे कभी छोड़ कर न जाओ। प्लीज, मैं उन सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सच्ची, तुम्हारी बातों ने आज मुझे एहसास दिला दिया कि कोई भी एक्स उस रिश्ते में फुट नहीं डाल सकता जहाँ प्यार दोनों तरफ से हो। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। चलो अब उस नमूने को घर से निकाल देते हैं। क्रिस्टल सुमित को सारा सच बताकर अपने घर से जाने के लिए बोलती है, जिसके कारण सुमित की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और जाते जाते मोहन सुमित के कान में बोलता है, साले, जो मेरी बंदी की ड्रेस तो अपने बैग में लेकर जा रहा है ना, उसको वापस रख दे। और हाँ, दोबारा कभी आने की सोची भी ना तो मेरे पास तेरा सच्चाई कबूलने वाला MMS है, वो मैं क्रिस्टल को दिखाकर तेरी दोस्ती भी तोड़वा दूंगा। इसलिए दिख मत जाइयो। चल अब निकल पहली फुर्सत में। सुमित का सारा प्लान मोहन के प्यार के आगे फीका पड़ जाता है और क्रिस्टल को बिना कोई सबूत दिखाए मोहन उसे वापस हासिल कर ही लेता है। सुबह के समय सुरेखा आराम से अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू संजू अपने हाथों में तिल्ली बम लेकर आती है और उसे जलाकर चुपके से अपनी सास के बगल में फेंककर वहां से भाग जाती है, जिसकी आवाज से डरकर वो चाय समेत सोफे से नीचे गिर पड़ती है। तभी वो गुस्से में अपनी बहू संजू को आवाज देकर बुलाती है। सत्यानाश हो तेरा बहू, क्यों इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? माँ जी, अब मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हैं। क्या किया है मैंने? मेरे सामने ये भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तिल्ली बम तूने ही फेंका है मुझ पे। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं आप पर बम क्यों फोड़ूंगी? आप तो मेरी सासू माँ हैं। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर समझी, ये तेरा ही काम है। जब भी दिवाली पास आती है तेरा यही नाटक शुरू हो जाता है। कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी ये बच्चों वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुझे कसम खा रखी है कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी। सुरेखा अपनी बहू संजू को उसकी तिल्ली बम जलाने वाली हरकतों को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसके पास उसका बेटा रोहित और बेटी कविता आते हैं और रोहित अपनी माँ सुरेखा को जमीन पर बैठा देखकर उसके पास जाता है और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहता है, माँ, आप जमीन पर क्यों बैठी हुई थी? क्या हुआ? बेटा तू ये अपनी बीवी से पूछ, जिसकी दिवाली 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। इसने मेरे ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंका है। उसी की आवाज से मैं डरकर सोफे से नीचे गिर गई। माँ, आप भी ना, तिल्ली बम की आवाज से कौन डरता है? आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। देख बेटा, जब अपनी खुद की बेटी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मेरा मजाक उड़ा रही है, तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। अगर वो नहीं समझ रही तो क्या ही बुरा कर रही है। माँ, अब आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भाभी को बम फेंकते हुए देखा है क्या? हो सकता है दिवाली का टाइम है, पास में ही किसी बच्चे ने फेंक दिया हो बाहर से। देखिए सब लोग, घर का दरवाजा खुला हुआ है। देखा बेटा, इसे यकीन ही नहीं है मेरी बातों पर। देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है ये कारनामा इसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये इसका ही है हर बार का। लेकिन माँ, वो बस करो कविता, माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये सब करके बुत बन के क्या खड़ी हो? माँ से एक बार माफी भी नहीं मांग रही हो। ये तुमने ही किया है, क्योंकि तिल्ली बम का शौक पूरे घर में तुम्हें ही है। लेकिन रोहित जी, मैंने नहीं फेंका माँ जी के ऊपर बम। अच्छा तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुमने ये बम नहीं फेंका माँ के ऊपर।
सॉरी माँ जी, बम मैंने ही फेंका था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना ही आप चलेंगी। मैं तो बस दिवाली का टाइम था, इसलिए थोड़ा सा छेड़ रही थी, बाकी बम फटने वाला नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह से अपनों से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। बेशक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अचानक इसकी आवाज से डरकर इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब जल्दी से माफी मांगो माँ से। अपने पति रोहित के कहने पर संजू अपनी सास सुरेखा से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद रोहित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजू की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो आए दिन अपने तिल्ली बम जलाने के शौक के चलते अपनी आसपास वालों को परेशान करती रहती थी। एक रोज संजू अपनी ननद कविता के कमरे में जाती है और उसे अकेले में हॉरर मूवी देखते हुए देखकर वो चुपके से उसके ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और कमरे से भागने के चक्कर में टेबल पर रखे कांच के वाज से टकरा जाती है और गुस्से में अपनी भाभी संजू से कहती है, भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? जब देखो हाथ में तिल्ली बम लेकर घूमती रहती हो। लोगों का जीना हराम करने के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ कीजिए नैना जी, लेकिन क्या करूं, आपको इतने प्यार से डरावनी मूवी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। भाभी ये कोई मजाक करने का तरीका होता है क्या? किसी दिन आपके मजाक करने के चक्कर में और आपके इस तिल्ली बम के चक्कर में तो किसी की जान चली जाएगी या वो बेचारा अपाहिज हो जाएगा। कविता अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा और भाई रोहित भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कविता गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसे खड़े रहकर हंसते रहेंगे क्या या मुझे उठाएंगे भी? भाभी के तिल्ली बम के चक्कर में तो सबकी जान ही ले रखी है और कुछ नहीं। क्यों? हम क्यों उठाएं? उस दिन तो तू बड़ी तरफदारी कर रही थी ना अपनी भाभी की, आज क्यों बुराई कर रही है? उस दिन तुझे हंसी आ रही थी, आज हम खुश हो रहे हैं। बस करिए माँ, मिल गया उसको भी प्रसाद आपके ऊपर हंसने का। और तुम अपना ये बम जलाने का शौक छोड़ोगी कि नहीं? मैंने दिन में भी तुम्हें समझाया था ना। रोहित जी, आपने तो मुझे खुद से बड़े से मजाक करने के लिए मना किया था ना, लेकिन नैनन जी तो मुझसे छोटी है, उनके साथ तो मैं हंसी मजाक कर ही सकती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अब यहाँ से, कविता को आराम करने दो। हाँ चलिए रोहित जी, वैसे भी नैनन जी को आराम की जरूरत है। भाभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में। अब आपका ही नंबर है। मैंने उस दिन आपका साथ दिया और आपने ये किया मेरे साथ। सॉरी नैनन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पर लगा ली मेरी बात। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरेखा अपनी बेटी कविता और अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कलावती उनके घर आती है, जिसे देखकर मंजू अपने मन में कहती है, ये मोटी आंटी मेरे घर में क्या कर रही है? इन्हें देखते ही मेरा खून जलने लगता है। पहले मेरी सास से लड़ाई करती है, फिर मेरी ही सास के पास मदद मांगने भी चली आती है। इनको तो आज मजा चखाना पड़ेगा, बाकी दोबारा ये मेरी सास से पंगा ना ले सके। पहले 1000 बार सोचे। बहुत शौक है ना इनको दूसरों पर चिल्लाने का, आज पूरे मोहल्ले में चिल्लाती नजर आएंगी। संजू इतना सोचकर चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तिल्ली बम की लड़ियाँ लाकर सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से कलावती के पल्लू में बांधकर जला देती है। जिसके बाद जैसे जैसे एक एक तिल्ली बम जलता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगती और उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला सुरेखा के घर के सामने इकट्ठा हो जाता है और कलावती को ऐसे उछलता हुआ देखकर सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और बम की आखिरी तिल्ली के जलने पर वो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, इस तिल्ली बम ने तो वो मेरी जान ही ले ली। सुरेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल है। हाय रे, आज तक केवल सुना था कि सुरेखा की बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अब तो मैं कभी सपने में भी तेरे घर ना घुसूं। अपनी इस पागल बहू को तू ही झेल। हाँ, उसने पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बना दिया। हाँ, लेकिन उसके ऐसा करने से भी कुछ नहीं हुआ। पर जिसको नहीं भी पता था ना कि तेरी बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, आज तो उसे भी पता चल गया।
कलावती तू गुस्सा मत हो, मेरी बहू तो पागल ही है, लेकिन तू तो समझदार है ना, इतनी छोटी सी बात का बुरा मत मान। ओए, तुझे छोटी सी बात लगती है? अरे तेरे मजाक के चलते तेरी बहू ने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कौन से जंगल से तू अपने बहू को पकड़ कर लाई है। बहू वाले तो इसके कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ? कलावती इतना कहकर सभी पड़ोसियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की तिल्ली बम जलाने वाली आदत के चलते अपने घर में इतना बड़ा तमाशा देखकर सुरेखा का सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे कितना भी समझा लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, हमारे ही नसीब में लिखी थी ये तिल्ली बम जलाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।